हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भूगोल जो ऑप्शनल वाला पेपर है यूपीएससी में पूछा गया था 2020 में। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं, कोई भी ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 का जो है हम बाद में देखेंगे, इस वाले हम पहले पेपर 1 देख लेते हैं कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर पेपर 1 में वैसे अगर सिलेबस देखें तो पेपर 1 में मुख्य रूप से दो टॉपिक हैं बड़े। एक है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, जैसे कि भू आकृति भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, इस प्रकार के जो होते हैं। और दूसरा है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें जनसंख्या, बस्ती, इन सब से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। पहला प्रश्न है जिसमें हमें कई सारे क्वेश्चन, और ये कंपलसरी है सेक्शन ए में। जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है तो ये कंपलसरी होता है, इसमें सारे ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इसमें है कितने प्रश्न, इसमें 5 क्वेश्चन हैं और 5 के पाँचों करना है। जैसे ए वाला है, इसे 150 शब्दों में लिखना है और 10 नंबर इस पर मिल जाएगा। तो हैलोवीन तूफान पर एक भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। उस समय 2020 में या 2019-20 के समय में अमेरिका के आसपास में एक यूरोप के पास में एक तूफ़ान आया था, उसके हेलोवीन तूफ़ान उसका नाम रखा गया था। उस समय बहुत डिस्कशन में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। पहले ही क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया था, यानी कि विश्व में अगर कोई बहुत ही प्रोमिनेंट कोई घटना घटी है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जैसे कि हीट डोम वाली घटना घटी थी अमेरिका के पास में, या न्यूजीलैंड में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गई थी, या कोई बहुत बड़ा ग्लेशियर जो है पिघल करके गिर गया, तो इस प्रकार की कोई भी भौगोलिक घटना हो जाती है अब जिस पे डिस्कशन अच्छी मात्रा में हो चुकी है, तो मान लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, भूजल वैज्ञानिक अनुसंधानों को विश्लेषित करने के लिए मानचित्रण क्यों महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। इसका मतलब कि भूजल वैज्ञानिक अनुसंधान जो भूमि के अंदर के पानी है उसके उससे संबंधित जो वैज्ञानिक होते हैं, वो जब कोई अनुसंधान या रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए मानचित्रण यानी कि मैपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में डिस्कशन करना है। जाहिर सी बात है, अगर हम पूरे विश्व के स्तर पे भूजल का अध्ययन करना चाह रहे हैं, विश्लेषण करना चाह रहे हैं कि कहाँ का भूजल पानी, उसका जल स्तर कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ पे ज़्यादा पठारी क्षेत्र है, कहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, आराम से निकाला जा सकता है पानी, या कहाँ के पानी में सैलिनिटी ज़्यादा है, कहाँ आर्सेनिक, लेड, इस प्रकार के जो प्रदूषक तत्व होते हैं भूजल में भी कभी कभी मिले होते हैं, तो वो सब कहाँ हैं। तो इन सभी को, ऐसी सभी जानकारियों को विश्लेषित करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए वी नीड ए मैपिंग। तो इसके बारे में हमें लिखना है इसमें। सेकंड थर्ड, समुद्री संसाधन आर्थिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरण उद्धृत करते हुए विवेचना कीजिए। यानी समुद्र में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि खनिज संसाधन होते हैं, या कह लें कि ये नेचुरल एनर्जी हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ भी कभी कभी ड्रिल करके निकाले जाते हैं, और नमक निकाला जाता है। इसके अलावा समुद्र संसाधन कैसे मछली या बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो वो भी एक प्रकार से संसाधन है हमारे। समुद्र के माध्यम से बहुत सारा व्यापार होता है, तो इस तरीके से एक कह लें कि वे प्रोवाइड करता है टू ट्रेड, व्यापार करने के लिए। तो इस प्रकार से समुद्र समुद्र किस प्रकार से संसाधन के रूप में काम करता है, या समुद्र में पाए जाने वाले संसाधनों का उल्लेख करना है। अगला, भारत में वन्य पौधों की वृद्धि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये कक्षा 8-9 का अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो जंगली पौधे हैं, या मतलब वन्य पौधे हैं कुल मिलाकर के, वाइल्ड प्लांट्स, इनकी वृद्धि के लिए कौन कौन से कारक प्रभावित हैं। कक्षा 8 की पुस्तक देखेंगे इसका तो आराम से मिल जाएगा इसमें। एक तो कोई भी पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, मतलब जो फैक्टर होते हैं कि कहीं की वृक्ष ज़्यादा बड़े बड़े होंगे, कहाँ के वृक्ष छोटे छोटे होंगे, कहाँ के वृक्ष में कटीली झाड़ियाँ होंगी, मोमदार पौधे होंगे, तो ये डिसाइड होता है वहाँ की मृदा के प्रकार से। तो एक फैक्टर है सॉइल यानी कि मृदा का प्रकार कैसा है, एक फैक्टर है ऊंचाई यानी कि हाइट, यानी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पौधों की वृद्धि में हमें अंतर दिखाई पड़ने लगेगा। तीसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ठंडी क्षेत्र में बढ़ेंगे
वैसे वैसे पेड़ जो है वो नरम होते जाएंगे। जैसे जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे पेड़ जो है कठोर होते जाएंगे, और उनकी जो हाइट है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो एक तो हो गया अपना ये सॉइल, एक हाइट, एक टेम्परेचर, इसके अलावा क्लाइमेट। क्लाइमेट पूरा विश्व जो है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, क्लाइमेटिक एरिया में, जोन में बटा हुआ है। तो मुख्य रूप से ये चार और कुछ अन्य कारक हो सकते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं किसी भी पौधों की वृद्धि के लिए, कि कौन सा बड़ा हो कौन सा छोटा होगा, क्या वैरायटी होंगी उसमें। अगला, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों, राज्य नहीं नगरों में जीवंत पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की विवेचना कीजिए। जीवंत पर्यावरण यानी जो बड़े बड़े नगर हैं जैसे मुंबई, बेंगलोर, पुणे, ये चेन्नई, कोलकाता, गाज़ियाबाद, तो ये सब जो बड़े नगर हैं, इसमें जो जीवंत पर्यावरण है इससे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। पर्यावरण दो प्रकार की होती हैं। एक पर्यावरण जो होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक होता है मानवीय पर्यावरण यानी एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। वही एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट जो है जिसके अंतर्गत पर्यावरण मतलब कि मनुष्य जिन चीज़ों से चारों ओर से घिरा होता है उसको बोलते हैं पर्यावरण। तो दो प्रकार की चीज़ों से घिरा हो सकता है, एक जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, एक जो मानवीय है। प्राकृतिक में पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पतियाँ, ये सारे जीव जंतु आ जाएंगे, पर्वत आ जाएंगे। लेकिन मानवीय में जो मानव ने बनाए हैं और जिससे मानव घिरा हुआ है, जैसे कि आवास हो गया, या रोड, ट्रेन्स, पार्क्स, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्री से भी आदमी घिरा ही हुआ है शहरों में। तो ये जो जीवंत पर्यावरण है जिसको मानवों ने बनाया है, इससे संबंधित समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं। मानव ने क्या बनाया, इंडस्ट्री बनाया, तो इंडस्ट्री से शहरों में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। मानव ने अगर और कुछ बनाया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया, तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। अब मानव ने प्रसाधन के लिए, सौंदर्य या प्रसाधन के लिए चीज़ें बनाई, तो उससे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। लेकिन इस पर फोकस करना मुख्य रूप से कि जीवंत पर्यावरण के कारण शहर में क्या समस्याएं हो रही हैं, माने पोल्यूशन से रिलेटेड हमें ज़्यादा इसमें एम्फसाइज करना है। सेकंड क्वेश्चन, विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों का उपयोग करते हुए महाद्वीपों और महासागरों के क्रम विकास पर एक निबंध लिखिए। यानी महाद्वीप और महासागर का क्रम विकास, इसमें दो मुख्य रूप से सिद्धांत हैं। एक है इनका वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसे बोलते हैं। एक हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में यही बताया गया था कि 25 करोड़ साल पहले पूरा पृथ्वी जो है उसका भूमि वाला क्षेत्र आपस में मिला होता है, जिसे पैंजिया कहते हैं। फिर कैसे कैसे उसका विखंडन हुआ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सारी चीज़ें कैसे बनी। कुल मिलाकर के इसी क्रम विकास को हमें बताना है कि महाद्वीप जो आज के समय में दिखाई देते हैं, 7 महाद्वीप, 5 महासागर, तो इनका क्रम विकास क्या रहा है, कैसे कैसे ये विकसित होकर के आज के समय में हमें दिखाई देते हैं, और इनका संचलन अभी भी अलग अलग दिशाओं की तरफ होता रहता है। तो इसी क्रम विकास में दो सिद्धांतों और मॉडलों का उपयोग करते हुए बताना है। तो एक मॉडल हम बता सकते हैं प्लेट विवर्तनिकी का मॉडल, एक बता सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रवाल विरंजन की संकल्पना, इसकी पुनर्प्राप्ति तथा इस प्रक्रम के कारण दीर्घ शैवाल प्रवृत्ति विस्थापन की विवेचना कीजिए। यानी कुल मिलाकर के प्रवाल विरंजन क्या होता है। प्रवाल विरंजन मतलब होता है जो प्रवाल होते हैं, कोरल होते हैं, उनके रंग जब छंटने लगते हैं। उनका रंग कब छंटता है, प्रवाल छोटे छोटे मूंगा जीव होते हैं, उनका मुंह ऐसे खुला होता है। अगर गंदे पानी आते हैं तो उनके मुंह के अंदर घुस जाता है और ये मूंगा मर जाती हैं। जब मूंगा मर जाती हैं तो उनके ऊपर जो रंग बिरंगी होती हैं, लाल, पीली, हरी, नीली, रंग बिरंगी होती हैं, वो सारा कलर जो है छंटने लगता है। इसके अलावा जब अचानक से किसी क्षेत्र का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि कोरल्स जो हैं वो मुख्य रूप से कह लें कि 18 से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ऐसे रहती हैं। ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगी, ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं करेंगी। अचानक से खूब ठंडी ठंडी ओसनिक करंट्स बहने लगी, गरम गरम ओसनिक करंट्स बहने लगी, जो क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा होता भी है। इसके अलावा जो समुद्री प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो यह चक्रवात बहुत तेज़ी से आ गया। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो है प्रवाल विरंजन वाली घटनाएं हो सकती हैं। तो पहला तो ये बता देना है कि प्रवाल विरंजन होता क्या है, इसकी संकल्पना डेफिनेशन बता देनी है।
और फिर यदि प्रबल विरंजन हो जाए तो इसकी पुनर्प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, मतलब रिकवरी कैसे कर सकते हैं, फिर से कैसे हम इसको, यानी उपाय हमें बता देना है। और इस प्रक्रम में यानी कि उसको फिर से प्राप्त करने के लिए दीर्घ शैवाल प्रवृत्ति विस्थापन, ये क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट, उत्तर अटलांटिक महासागर, महासागर जो कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी दिशा में और यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी दिशा में जो एस की आकृति का बड़ा सा महासागर है उसे बोलते हैं अटलांटिक। जो भूमध्य रेखा ऐसे बीच से आती है तो इसके ऊपर जो महासागर है ये, इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलते हैं। तो इसी उत्तरी अटलांटिक महासागर केवल ऊपर वाले हिस्से में की धाराओं और पश्चिमी यूरोप की जलवायु में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, तो इधर जो महाद्वीपीय धाराएं उत्पन्न होती हैं उससे यूरोप में क्या असर पड़ता है, यूरोप की जलवायु में क्या असर पड़ता है, ये बताना है हमें। तो सिंपल से यहाँ पे 2 3 4 मुख्य धाराएं हैं, जैसे कि एक लेब्राडोर जलधारा है जो कि ठंडी जलधारा है, एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है। ये ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास जो है मिलती हैं, जहाँ पे ग्रैंड बैंक बनता है, जिससे वहाँ पे मछलियों का उत्पादन खूब ज़्यादा होता है। तो ये गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा जब आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जहाँ मिलेंगी, मान लीजिए इस तरफ मिल रही हैं, हालांकि मिलती है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास, लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर हम देख सकते हैं मछली उत्पादन के उसमें यूरोप के इन तटीय क्षेत्रों में। इसके अलावा कक्षा 8 की अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम वाली अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जब ठंडी जलधारा बहती है तो ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा जिस क्षेत्र में बहती है तो वहाँ की जलवायु भी उसी तरीके से होती है। मीन्स गर्म जलधारा अगर यहाँ बह रही है तो आसपास के क्षेत्र जो है गर्म हो जाएंगे। इसका मतलब जो यूरोप का निचला इलाका है ये गर्म हो जाएगा, और ठंडी जलधारा लेब्राडोर जलधारा जो है जहाँ बहेगी उसके आसपास के क्षेत्र ठंडा हो जाएगा। जैसे कनाडा इधर के इलाके खूब ठंडे हैं, ग्रीनलैंड उसी क्षेत्र में आता है, तो सारा एकदम ठंडा बर्फ है जमा हुआ है। तो यहाँ पे उत्तरी इलाके में जहाँ पे लेब्राडोर का प्रभाव हमें दिखेगा, ठंडी होगी, तो जलवायु पर यही प्रभाव पड़ेगा कि लेब्राडोर से पश्चिमी यूरोप जो है, उत्तर पश्चिमी यूरोप जो है ठंडा हो जाएगा, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा से, जो कि यहीं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा से दक्षिण पश्चिमी जो यूरोप है ये गर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है मछलियाँ होंगी, और ये भी है कि जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं, महासागरीय जलधाराएं मतलब कि एक बहुत बड़ी जलराशि जो निश्चित दिशा में गमन करती रहती है उसको बोलते हैं समुद्री जलधारा, जो कि एक रिवर की भांति हमें दिखाई पड़ती हैं समुद्र के अंदर में ही। तो ये जलधारा जिस दिशा में बहती हैं, जैसे मान लीजिए कि इधर लेब्राडोर जलधारा जो है उत्तरी ध्रुव से, या कहने कि आर्कटिक वाले क्षेत्र से नीचे की ओर बहती हैं ऐसे, तो इधर जैसे ये है अपना ये यूरोप है, तो अगर किसी को इधर रेकजाविक या ओस्लो, हेलसिंकी इन सब से व्यापार करना है, यहाँ वाशिंगटन डीसी या नीचे जाना है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो लेब्राडोर जलधारा जो है उसको मदद कर सकता है, यानी व्यापार करने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये जलधारा जो है इसी दिशा में प्रवाहित होती है। और दूसरा, यदि यहाँ से किसी को यहाँ पर व्यापार करना है यूरोप में, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है उसको सहयोग कर सकती है इस तरफ लेकर जाने में, यानी कि व्यापार में भी ये मददगार हो सकता है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे जो जलधारा होती है या हाँ धारा होती है, तो इसका यूरोप में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि विभिन्न कारक भारतीय मानसून प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर के भारतीय मानसून प्रणाली जो है, इंडियन मानसून सिस्टम, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। पहला कारक हमें लिख सकते हैं कि भारत की स्थिति ऐसी है कि जलवायु मानसून जो है उसको आराम से मिल जाता है। दूसरी, यानी कि भारत की स्थिति, यानी कि पोजीशन ऑफ इंडिया। दूसरा कारण क्या है, भारत में मानसून प्रणाली जो सफल रहती है या असफल रहती, जो भी है सफल ही रहती है अक्सर करके,
उसका एक कारण है टोपोग्राफी यहाँ की। भारत का जो उच्चावच है, जैसे नीचे से देखें तो पठार होता है, फिर पठार धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो नीचा होता जाता है, फिर ऊपर उत्तर का हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिमालयी पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो वहाँ पर ये जब हवाएं जाती हैं, जो जल लेकर के जाती हैं, मानसून वाली हवाएं, जब उन सबसे टकराती हैं तो वहाँ के क्षेत्र में सारा वर्षा कर देती हैं, नॉर्थ ईस्ट में वर्षा करते हुए फिर इधर भगती हैं पश्चिम दिशा में। तो भारत का टोपोग्राफी यानी उच्चावच इस प्रकार से है कि भारतीय मानसून प्रणाली जो है उसका लाभ हमें मिल जाता है। तो प्रभावित करने वाले कारक में एक हो गया भारत की स्थिति, एक हो गया भारत की टोपोग्राफी, एक हो गया पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिसके कारण से विषुवत रेखा के उत्तर में चलने वाली हवाएं अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं और भारत की पेनिनसुलर इंडिया इस पोजीशन पे अवस्थित है कि उसका सीधा सीधा लाभ उसको मिल जाता है, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन। इसके अलावा और भी कारक हो सकते हैं जो जिम्मेदार होंगे भारतीय मानसून प्रणाली के, ये सारा हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन के प्रभावों, कारणों तथा भारत में कृषि के प्रतिरूपों पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। कुल मिलाकर के इसमें 3 चीज़ करना है। एक तो सिंपल सा हमें वनोन्मूलन की डेफिनेशन लिख देना हो तो करना ही है। पहला चीज़ ये करना है कि वनोन्मूलन से उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो पॉइंट टू पॉइंट 5-6 पॉइंट में ये प्रभाव पड़ता है, 5-6 पॉइंट डाल दिए। फिर वनोन्मूलन के कारण क्या है, यानी किस कारण से हम वन को काटते जा रहे हैं, उसको 5-6 पॉइंट में लिख दिए बिंदुवार तरीके से। फिर तीसरा ये बताना है कि वनोन्मूलन से कृषि के प्रतिरूप यानी क्रॉप पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल में जैसे वनोन्मूलन जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वर्षा की मात्रा कम होगी। जब वर्षा कम होगी तो वहाँ का कृषि पैटर्न अपने आप चेंज हो जाएगा, यानी जहाँ पे बहुत पानी वाली फसलें बोई जाती थी वहाँ पे अब पानी वाली फसलें कम बोई जाएंगी, क्रॉप पैटर्न चेंज। वनोन्मूलन से ऐसा भी होता है कि मिट्टी जो है, मिट्टी कटाव हो जाता है। मिट्टी कटाव होने से उर्वर भूमि जब रह नहीं जाएगी तो ऐसी फसलें बोई जाएंगी जो कि कम उर्वर क्षेत्र में ही पैदा होती हैं, यानी कि वहाँ का अब जैसे गेहूँ, धान, ये फसलें अब गायब होती जाएंगी धीरे धीरे करके। तीसरा, वनोन्मूलन किए तो बाढ़ आ गया। बाढ़ आने से जो है इतना बाढ़ आ गया कि फसलें चौपट हो गई, तो वहाँ पे हो सकता है कि जल कृषि को बढ़ावा दिया जाए। वनोन्मूलन के कारण से सूखा पड़ जाएगा, लॉन्ग टर्म में देखें तो सूखा वहाँ पड़ने लगेगा। जब सूखा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मोटे अनाज वगैरह ये सब बोए जाएंगे। तो इस प्रकार से फसल के प्रतिरूप में जो है, कृषि के प्रतिरूप में बदलाव आ सकता है वनोन्मूलन करने से। इत्यादि चीज़ें लिख करके हम 150 शब्द, इसमें करीब 200 शब्द लिखने पड़ेंगे। 15 नंबर का है तो 250 शब्द लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाताग्र जनन और वाताग्र विनाश की अभिलाक्षणिक विशेषताओं की, यानी ये 2 टर्म हैं, जिसको पता रहेगा वो आराम से लिख लेगा। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्दन पृष्ठों की समस्याओं की विवेचना कीजिए तथा उपयुक्त चित्रों सहित उनके पहचानने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। यानी अपर्दन पृष्ठ क्या होता है, और ये एक मतलब संकल्पना वाला ये है, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़े रहेगा अच्छे से वही इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अर्धशुष्क प्रदेशों में भू उपयोग या भू आच्छादन और मृदा प्रकार की चारे की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर के विश्व के अर्धशुष्क प्रदेशों में, विश्व के अर्धशुष्क प्रदेश कौन से हैं, जैसे भारत में देखें तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये सब राजस्थान है, ये अर्धशुष्क प्रदेश हैं। ऐसे विश्व के स्तर पे देखें अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशिया हो गया, इसके अलावा और भी देश हो सकते हैं जो कि अर्धशुष्क कैटेगरी में हम ला सकते हैं। जैसे कि चाइना का अगर हम पश्चिमी वाला पूरा क्षेत्र देखें, शिनजियांग प्रांत देख लें, मंगोलिया देख लें, रूस का थोड़ा बहुत इलाका देख लें, वो सब अर्धशुष्क क्षेत्रों में आ सकता है। कुल मिला के जहाँ पे पानी की मात्रा कम है, वर्षा कम होती है, ऐसा क्षेत्र है अर्धशुष्क क्षेत्र। वहाँ पर मृदा प्रकार चारे की, तो वहाँ की जिस प्रकार से मृदा होती है वो चारे की मात्रा को कैसे प्रभावित करती हैं और चारे की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती हैं। चारा विश्व में जो पाए जाते हैं वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो घास के मैदान होते हैं प्रेयरीज,
वेनेजुएला में घास के मैदान लानोज, फिर अर्जेंटीना में घास के मैदान पंपास, फिर यूरेशिया में घास के मैदान को स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान वेल्ट्स। तो अलग और यूरोप में जो हंगरी है, इन सब जो डेन्यूब नदी है उसके आसपास में घास के मैदान को पुछताछ। तो ये जो अलग अलग घास के मैदान हैं वो इनके चारे की मात्रा, यानी उन घास के मैदान में जो चारे होते हैं, कहाँ चारे बड़े बड़े हाइट के हो रहे हैं, कहाँ छोटे छोटे घास के मैदान हैं, और गुणवत्ता, कहीं कहीं के घास के मैदान जो हैं बहुत ही पौष्टिक होते हैं, जानवर खाते हैं, खूब दूध देते हैं, कहीं कहीं के घास के मैदान में हो सकता है उतनी पोषण ना हो, उतनी गुणवत्ता ना हो। तो यही पूछा है कि अर्धशुष्क प्रदेशों में जो मिट्टी पाई जाती है, घास के मैदान पाए जाते हैं, उसमें चारे की मात्रा और चारे की गुणवत्ता को कैसे वो प्रभावित करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन, मतलब कि इसमें एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग जिसकी रहेगी वो इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संकटों और आपदाओं के प्रति मानव अनुक्रिया एवं प्रबंधन की विवेचना कीजिए। यानी भारत में जो संकट होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संकट जितने भी प्रकार के हैं, मतलब कि आपदा, उनके प्रति मानव की अनुक्रिया क्या होती है, यानी कि रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी मानव किस प्रकार से उसको रिस्पॉन्स करता है। भारत में जो संकट और आपदाएं हैं उसके प्रति मानव की क्या अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया कैसे होगी, जो कोस्टल एरिया में ज़्यादा लोग रहेंगे तो उनकी अनुक्रिया जाहिर सी बात है कि ज़्यादा भयावह होगी, जो सेंट्रल में है उनकी जो कह लें वल्नरेबिलिटी जो होता है वो कम होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले, वल्नरेबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो उनका रिस्पांस उसी तरीके से होगा। वहाँ पे भूखमरी, कुपोषण, बीमारी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस प्रकार से उनकी अनुक्रिया होगी। और उनकी प्रबंधन, यानी उसको मैनेजमेंट किस प्रकार से हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट 3 तरीके से, आपदा आने से पहले यानी प्री मैनेजमेंट, आपदा आ रही है यानी ड्यूरिंग, कह लें कि ड्यूरिंग आपदा या हैज़ार्ड्स, डिज़ास्टर्स, और डिज़ास्टर हो जाने के बाद यानी पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ड्यूरिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये 3 मुख्य रूप से तकनीक हम अपना करके डिज़ास्टर के मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ फोर्सेस वगैरह हम लगा देते हैं, NDRF, SDRF, स्थानीय पुलिस, कोस्ट गार्ड, इन सबको लगा करके हम सहयोग करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं और कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाए रखते हैं। इस तरीके से हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। तो ये है सेक्शन ए जिसमें प्राकृतिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन था। अब ये सेक्शन बी जो है इसमें मानव भूगोल से, जनसंख्या, बस्ती, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें जो हैं जो मानव से संबंधित हैं सीधा सीधा। पहला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में भारत की खाद्य सुरक्षा का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज इंडियाज फूड सिक्योरिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है लगातार, लगभग वर्तमान में 135-140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में भारत की खाद्य सुरक्षा का विश्लेषण करना है कि कहाँ तक भारत खाद्य सुरक्षा पहुंचा पाएगा, अभी क्या समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे हो सकता है, इन सब का हमें विश्लेषण करना है। आसान सा क्वेश्चन है, अच्छे से अगर पॉइंट करेंगे तो आंसर लिखा जा सकता है। ऊर्जा संकट के कारणों और प्रभावों को पहचानिए तथा इस समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए। ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस, उसके कारण क्या हैं। कारण में हम लिख सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा है कि ऊर्जा का जो पहुंच है, यानी कि उसका रीच जो है वो सब तक नहीं हो पा रहा है। और दूसरा यानी कि पॉपुलेशन, दूसरा कारण महंगाई यानी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि सब लोगों तक रीच नहीं है। ऊर्जा संकट कारण ये भी है कि जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी हैं, यानी कि जिसको गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, वो धीरे धीरे अब ख़त्म होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वो रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये ऊर्जा संकट का एक कारण है। खपत जो है, खपत वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये भी एक कारण है। तो ये सब कुछ कारण हैं ऊर्जा संकट के। और मानव जो है दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करता है, इससे भी ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न होती है।
तो ये सब कुछ कारण पॉइंट पॉइंट कर देने हैं। फिर ऊर्जा संकट जो हो रहा है इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, प्रभाव लिख दिए 3-4 पॉइंट में। फिर इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, तो समस्या के समाधान के लिए ये है कि मानव दुरुपयोग ना करें, रीन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करें, इथेनॉल, मेथेनॉल, हाइड्रोजन फ्यूल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, सौर ऊर्जा, इन सब का प्रयोग करके उसको हम उत्पादन बढ़ाएं। एग्जाम्पल में हम कुछ स्टैटिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि भारत 2022 तक लक्ष्य रखा है कि वो अपने रीन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, और बाई 2030 इंडिया विल प्रोड्यूस 450 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी। तो ये सब कुछ हम डाटा लिख करके अपने उत्तर को बढ़िया बना सकते हैं। अगला प्रश्न, गतिशीलता और प्रवसन के बीच भेद कीजिए। भारत में गांवों से नगरों की ओर होने वाले प्रवसन के कारण और परिणाम क्या हैं। इजी क्वेश्चन है भी। एक गतिशीलता होती है यानी मोबिलिटी, यानी कोई क्षण भर के लिए, मतलब कुछ समय के लिए गया फिर चला आया, ये तो है गतिशीलता, लगातार गतिशीलता बनी रहती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए उत्तराखंड में कुछ हुआ, उत्तराखंड में हुआ, बेंगलोर में कुछ भेजना है, तो उत्तराखंड से बेंगलोर कोई ट्रक जा रहा है, बेंगलोर से चेन्नई कोई ट्रक जा रहा है, चेन्नई से कोलकाता जा रहा है, कोलकाता से दिल्ली जा रहा है। तो ये जो सब रिलेशन है ये आने जाने का कहने कि जो कि स्थिर नहीं है, लगातार गतिशील है। तो गतिशीलता क्या होती है, डेफिनेशन। प्रवसन यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन मतलब होता है कि किसी कारणवश अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं जा करके कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बस जाना, उसको बोलते हैं प्रवसन। जैसे तो इसका पहले हम विभेद कर देना है, यानी गतिशीलता जो है लगातार चलती रहती है, प्रवसन कुछ समय के लिए स्थिर भी होती है। 4 लाइन में डेफिनेशन लिख दिया, उसका अंतर कर दिया। फिर भारत में गांवों से नगरों की ओर होने वाले प्रवसन के कारण क्या हैं। गांव से बहुत सारे लोग शहर में चले जाते हैं, तो इसके कारण क्या है, पॉइंट पॉइंट। रोजगार की तलाश में, शिक्षा के लिए, बेहतर इलाज के लिए, बढ़िया माहौल के लिए, या अन्य कारणों से वो जा सकते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, तो परिणाम दो तरफा होता है। जब विलेज से कोई सिटी में बहुत सारे पुरुष जब विलेज से सिटी में जाते हैं, तो विलेज में महिलाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है, मतलब रहती तो उतनी ही है, मतलब महिला ज़्यादा हो जाती हैं, पुरुष कम हो जाते हैं। यहाँ पे गर्ल्स हम अगर शब्द प्रयोग करें या वीमेन प्रयोग करें, तो वीमेन ज़्यादा हो जाती हैं और मेन जो है कम हो जाते हैं। और जहाँ पर जाते हैं सिटीज़ में, तो वहाँ पर मेन की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इससे दो तरफा प्रभाव पड़ता है। यहाँ महिलाओं की संख्या कम हुई तो यहाँ पे अपराध बढ़ने का खतरा, और यहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा हुई तो महिला के साथ अपराध बढ़ने का खतरा, दो तरफा। और दूसरा, बहुत सारे लोग जब सिटी में जा करके एक साथ चले जाते हैं रोजगार के लिए, तो वहाँ के संसाधनों पर ज़्यादा भार पड़ता है, दबाव पड़ता है। तीसरा प्रभाव क्या हो सकता है, उनको वहाँ पे सुविधाएं ठीक से मिल नहीं पाएंगी, जिससे मलिन बस्तियाँ बनेंगी, गंदे रिहायशी इलाकों में रहेंगे, जिससे उनके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हम लिख करके आंसर लिख सकते हैं। अगला, जहाँ आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ लंबी कालावधि तक बनी रहती है, वहाँ इसका प्रभाव स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रमिक एकीकरण के लिए कार्य करता है। सो स्पष्ट कीजिए। Where economic growth is sustained over long time periods, its incidence works towards a progressive integration of the space economy. Elucidate. मतलब ये है कि किसी एक क्षेत्र में जब लंबे समय तक वहाँ की आर्थिक वृद्धि होती रही लगातार, कोई शहर ले लें मुंबई जैसे, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार 10 साल 20 साल से लगातार जो है ग्रो कर रही है, तो इसके प्रभाव स्वरूप वहाँ की जो स्थानिक अर्थव्यवस्था है, जो रीजनल इकोनॉमी है, जिसमें स्पेस इकोनॉमी लिखा है, हम रीजनल इकोनॉमी बोल सकते हैं, रीजनल इकोनॉमी है, उन सब का एकीकरण हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है। इसके बारे में हमें लिखना है, इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि बेंगलोर लंबे समय तक वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, तो धीरे धीरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट या रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी, स्पेस, इन सब से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी वो धीरे धीरे उस शहर में केंद्रीकृत होती चली गई,
जिससे वहाँ की स्थानिक अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। जैसे मान लीजिए कि बनारस जो है धीरे 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 ग्रोथ कर रहा है, तो पता लगा वहाँ की जो अपनी स्थानिक अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पे पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था, जैसे कि साड़ी उद्योग, जैसे कि वहाँ का अपना जो रिलीजियस टूरिज़्म है, या वाराणसी इज़ फेमस फॉर स्टडी रिलेटेड, यानी कि शिक्षा के लिए वो शिक्षा केंद्र माना जाता है, धार्मिक केंद्र माना जाता है, साड़ी या अन्य उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो जब वहाँ पे लगातार किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता जाए तो कुछ चीज़ों का यूनिफिकेशन हो जाता है, यानी वहाँ पे एक ही प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं धीरे धीरे करके। और इस प्रकार से हम और एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं। वर्तमान काल के संदर्भ में वॉन थ्योनेन की कृषि अवस्थिति सिद्धांत की प्रासंगिकता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो वॉन थ्योनेन ने जो भी कृषि आधारित सिद्धांत दिया हो, कृषि अवस्थिति संबंधित सिद्धांत दिया होगा, उसके बारे में हमें लिखना है। कृषि अवस्थिति सिद्धांत ये हो सकता है कि पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती हैं, वो जलवायु, मिट्टी, इन सब पे डिपेंड करता है। तो वॉन थ्योनेन ने जो भी संकल्पना दी है उसके बारे में हमें व्याख्या करना है कि उसकी प्रासंगिकता, रेलिवेंसी इस समय क्या है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि, संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव, 3 शब्द, जनसंख्या वृद्धि, संसाधन का खूब उपयोग और उससे पर्यावरण पर प्रभाव के संदर्भ में माल्थसवाद और नव माल्थसवाद के परिप्रेक्ष्यों की तुलना और उसमें भेद कीजिए। माल्थस ने यही कहा था कि जो संसाधन है वो धीरे 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 बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, जबकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, संसाधन पर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये संसाधन उसको सह नहीं पाएगा, पर्यावरण उसको सह नहीं पाएगा और संतुलन करने के लिए बहुत सारे लोगों की मृत्यु कर देगा, जिससे फिर से संसाधन और जनसंख्या पे साम्यता, संतुलन आ जाएगा और फिर से स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन नौ माल्थसवाद का कहना ये था नहीं, ये माल्थस जो है ये गलत कह रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि खूब तगड़ी हुई, जैसे कि भारत ही ले लें, लेकिन संसाधनों में ग्रोथ जो है वो भी उतने अनुपात के रूप में बढ़ता ही गया। जैसे आज़ादी के समय भारत की आबादी 36 करोड़ थी, वर्तमान में 136 करोड़ है, लेकिन कृषि में उत्पादन उस समय जितनी थी उससे कई गुना उत्पादन कृषि में अभी भी हो रहा है। कुल मिलाकर के दोनों के जो विचार हैं उसको थोड़ा सा लिख देना है और ये बताना है कि जनसंख्या वृद्धि से हम बहुत सारे संसाधन का जब उपयोग करते हैं तो उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दिस स्टेटमेंट हैज़ टू डिफाइंड या दिस स्टेटमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इन रेफरेंस ऑफ माल्थिज्म एंड नियो माल्थिज्म। अगला क्वेश्चन, भूमि अवनयन यानी लैंड डिग्रेडेशन, यानी भूमि की उत्पादकता कम होना, भूमि का क्षरण होना, भूमि का अपरदन होना, भूमि की उत्पादकता कम होना, है ना, उसकी उर्वरता कम होना, ये भूमि अवनयन उत्पादकता और संपोषणीय संसाधन प्रबंधन के लिए खतरा है। यानी जैसे जैसे भूमि की उर्वरता कम होती जाएगी वैसे वैसे जाहिर सी बात है उत्पादकता पर खतरा होगा और उसके कारण संपोषणीय संसाधन पर खतरा होगा। संपोषणीय संसाधन मतलब होता है कि संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे वर्तमान की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और भविष्य की आवश्यकता के लिए भी उन संसाधनों का हम उपयोग कर सकें। यानी ऐसा ना हो कि हमारे पास जो संसाधन है उसको खूब चूस लें और भविष्य के लिए उसकी जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाए। तो भविष्य के लिए भी उसकी अहमियत बनी रहे, उसको बोलते हैं संपोषणीय संसाधन। लेकिन जब भूमि अवनयन हो जाता है तो वो संपोषणीय संसाधन नष्ट हो जाता है। तो ये जो खतरा है दोनों, उत्पादकता पे खतरा और संपोषणीय संसाधन पे खतरा, इसी के हमें उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या कर देना है। नेक्स्ट, आधुनिक विश्व में अधिकतर सरहदें परिसीमाओं से प्रतिस्थापित कर दी गई हैं, कारणों की व्याख्या कीजिए। In the modern world, most of the frontiers have been replaced by boundaries. Explain the reasons.
परिसीमा मतलब जहाँ पे निश्चित सीमा रेखा नहीं थी, थोड़ा सा टेरेन इलाका था, ऊंचा नीचा इलाका था, तो वहाँ पे एकदम कट टू कट डंडा ये रस्सी खींच के नहीं बांधा गया है। लेकिन आधुनिक विश्व में अगर देखा जाए तो ये परिसीमा वाला संकल्पना खत्म करके उसको प्रतिस्थापित करके अब बाउंड्रीज बाकायदे बनाई जा रही हैं। तो इसी के बारे में हमें बताना है, इसकी व्याख्या करना है। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर हैं, तो टेरेन वाले इलाके में किस प्रकार से बॉर्डर को जो है निश्चित किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में देख सकते हैं ऐसे ही। अगला क्वेश्चन, भारत के कस्बों और नगरों के संदर्भ में संपोषणीय विकास हेतु नियोजन के प्रसंग में नगरीय सुनम्यता की संकल्पना की विवेचना कीजिए। अब नगरीय सुनम्यता मतलब क्या है कि नगर में रहना आसान हो, प्रदूषण इतना ज़्यादा ना हो कि सब चले आए, दम इतना ज़्यादा ना घोटे पराले जलने से कि लोग को दमा हो जाए। तो नगरीय सुनम्यता, लोग आराम से नगरों में भी रह सकें। इसके लिए हमें चाहिए संपोषणीय विकास, यानी संसाधनों का सही तरीके से उपयोग, ऐसा उपयोग कि हम भविष्य में भी उसका यूज़ कर सकें। तो नगरीय सुनम्यता को बनाने के लिए हमें चाहिए संपोषणीय विकास, और संपोषणीय विकास करने के लिए हमें चाहिए प्लानिंग, नियोजन। तो इस नियोजन के प्रसंग में हमें इस नगरीय सुनम्यता की संकल्पना की व्याख्या करना है। अगला, भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों में औद्योगिक अवस्थिति की गत्यात्मकता का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द डायनेमिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, संतुलित मानव विकास के संदर्भ में भारत में लिंग साम्य और समानता पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैलेंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। जेंडर इक्विटी क्या है और जेंडर इक्वलिटी क्या है, इसके बारे में हमें बताना है भारत के संदर्भ में, कि भारत में किस प्रकार से लिंग साम्यता है, यानी लिंगों के बीच समानता का बर्ताव किया जाता है, और कैसे सभी लिंग को जो है बराबर इक्विटी यानी कि बराबर प्रोत्साहन दिया जाता है। इसकी व्याख्या करना है, निबंध लिखना है। विवेचना कीजिए कि विश्व युद्धों के पश्चात मैकिंडर ने अपनी धुराग्र क्षेत्र की संकल्पना को कैसे और क्यों संशोधित किया। तो धुराग्र क्षेत्र की संकल्पना क्या है, मेन हमें ये पढ़ना है। जो संकल्पना मॉडल ये वाला टॉपिक है, पेपर 2 का सबसे जो चौथा टॉपिक है, उसमें संकल्पनाओं के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, उससे संबंधित है। जननता ह्रास यानी कि फर्टिलिटी डिक्लाइन और सामाजिक आर्थिक विकास, जननता का ह्रास और सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में विश्व जनसंख्या संक्रमण का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी उसमें कुल मिलाकर के ये जो सिद्धांत है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, उसके बारे में हमें बताना है कि कैसे कैसे जब जनसंख्या कम होती है तो इससे सामाजिक आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इसी को कहते हैं विश्व जनसंख्या संक्रमण। ये जनसंख्या संक्रमण विश्व के स्तर पे विश्व जनसंख्या संक्रमण, इसकी हमें विवरण देना है, कुल मिला के वो सिद्धांत की व्याख्या करना है अच्छे से। संक्रमण सिद्धांत ये होता है कि वो 4 फेजेस से गुजरता है, फटाफट बता दें चारों फेज। पहला फेज किसी भी देश में, मतलब किसी भी गरीब देश में ऐसा होता है कि शुरू में वहाँ की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, फटाफट बढ़ती जाती है, और वहाँ पे मृत्यु जो है फटाफट होती जाती है, यानी कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस रहता है, खूब पैदा होते हैं और खूब मरते हैं। भारत में 1921 के पहले ये स्थिति थी, इसको बोलते हैं पहला फेज। दूसरा फेज ये होता है कि लोगों को अब थोड़ा सा स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, थोड़ा सा शिक्षा ये सब दिया जाता है, जिसके कारण से जनसंख्या अभी भी उतनी ही बनी रहती है, क्योंकि मानव स्वभाव है, ये बाकायदे संकल्पना में सब लिखा हुआ है, मानव स्वभाव है कि आप अगर तुरंत का तुरंत स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कर दें, शिक्षा प्रोवाइड कर दें, तो पैदावार जो है वो अचानक से नहीं घट जाती है। पैदावार घटने में धीरे धीरे एक ट्रांजिशन फेज होता है, धीरे धीरे होता है।
दूसरे फेज में होता है कि जनसंख्या अभी भी उतनी ही वृद्धि दर से बढ़ रही होती है, लेकिन मृत्यु दर जो है थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल रही हैं। यह है दूसरा फेज। तीसरा फेज ये होता है कि अभी लोग मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर जब हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, जनसंख्या वृद्धि को भी धीरे धीरे कम करेंगे, और मृत्यु दर तो पहले ही कम हो ही चुकी थी, क्योंकि स्वास्थ्य फैसिलिटी बढ़िया मिल रहा है। और चौथा फेज ये होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर घटती रहती है, और मतलब जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो और कम हो जाती है, मतलब और कम जनसंख्या बढ़ती है, और मृत्यु दर भी बहुत कम होती है। ये चौथा फेज। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जनसंख्या बूढ़ी होती जाती है। जैसे कि जापान में देखें तो ये चौथा ही फेज है, इटली में चौथा ही फेज है, वहाँ पे जनसंख्या बूढ़ी है। लेकिन भारत में जनसंख्या कैसी है, भारत में जनसंख्या जो है ऐसी है, ये खूब बढ़ रही है मर कम रही है। ये फेज है। यानी अभी भारत जो है वो कह लें कि दूसरे से तीसरे फेज के बीच में भी ट्रांजिशन वाला पीरियड चल रहा है भारत का, ये हम मान सकते हैं। 1921 के पहले ये वाला सिस्टम था, 1921 के बाद ये है, अभी वर्तमान में हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं ही है चौथा वाला। तो दूसरे और तीसरे में ट्रांजिशन फेज, यानी बीच में हम कह सकते हैं, यहाँ पे अभी भारत है। अगला मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी, लोगों और उनके पर्यावरण, प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों। फिर से, पारिस्थितिकी मतलब होता है आवास, घर। किसी चीते का हो सकता है, किसी हाथी का हो सकता है, और मनुष्य का हो सकता है। तो मानव का जो घर है, मानव पारिस्थितिकी है। लोगों और उनके पर्यावरण, किसी भी मानव का जो पारिस्थितिकी है वो अन्य लोगों और उनके जो पर्यावरण है। इसके अलावा प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण भी हो सकता है मानव का, मानव के सामाजिक पर्यावरण भी हो सकते हैं। प्राकृतिक में जो मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, हवा जो ले रहे हैं, खेती से जो खाना खा रहे हैं, वो सब प्राकृतिक पर्यावरण है। सामाजिक, मंदिर मस्जिद है, यानी कि धार्मिक चीज़ें हैं, इकोनॉमिक चीज़ें हैं, ये कनेक्टिविटी वाली चीज़ें हैं, त्यौहार हैं, यानी कि कल्चरल चीज़ें हैं, वो सब सामाजिक पर्यावरण होता है। तो दोनों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। यानी मानव पारिस्थितिकी क्या है, ह्यूमन इकोलॉजी क्या है, ये बता रहा है उसकी डेफिनेशन। ह्यूमन इकोलॉजी ये है कि उनके पर्यावरण, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे सामाजिक हो, दोनों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं मानव पारिस्थितिकी। पारिस्थितिक संकल्पनाओं को उपयोग करते हुए सविस्तार विवेचन कीजिए। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन जो है जो एकदम फैक्चुअल से रिलेटेड है, मतलब अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। जैसे ये हेलोविन तूफान पता है तो पता है, नहीं पता है तो तूफान पे गांच ले जाएं, तो हो सकता है कि 10 में से 2 नंबर दे दें। तो ये था इस वीडियो में डिस्कशन, जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल 2020 का क्वेश्चन पेपर 1 था ये, और पेपर 2 जो है वो भी अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।